Now we'll see our next fiber that is obtained from animal, that is silk. सिल्क इज़ अनदर एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? ये एनिमल फाइबर है जो कि हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से. ठीक है. सिल्क वॉर्म्स आर द लार्वा और कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मूथ्स. सिल्क मूथ्स के जो लार्वा होते हैं या कैटरपिलर मतलब छोटे वाले जो सिल्क वॉर्म होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है. सिल्क हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब सिल्क की कैरेक्टर्स देखिए, मतलब सिल्क की क्या क्या खासियत है, कैसा दिखता है, वो सब चीज़ें पता चलेंगी आपको. इट इज़ लस्ट्रस दैट इज़ शाइनी, मतलब उसके अंदर चमक होती है, वो शाइन करता है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट. ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ईजिली इसको आप शेप कर सकते हैं दूसरे चेंज में, मतलब ईजिली मुड़ जाता है. ये लाइट वेट होता है, मतलब बहुत हल्का होता है. अ स्ट्रैंड ऑफ सिल्क इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ सिमिलर साइज्ड फिलामेंट ऑफ स्टील. एक स्ट्रैंड जो होता है सिल्क का, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है जैसे कि स्टील का एक फिलामेंट, मतलब स्टील का एक पतला सा वायर और सिल्क का एक स्ट्रैंड ले लो आप, दोनों ही सेम तरह के स्ट्रॉन्ग होंगे. मतलब सिल्क का वायर भी जिस स्पीड में या जिस टेंसाइल स्ट्रेंथ पर टूटेगा, उसी में सिल्क का भी टूटेगा. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मतलब सिल्क. इट इज़ इलास्टिक एंड रेजिस्ट क्रीजिंग. मतलब इसके अंदर ये थोड़ा इलास्टिक होता है, खिंचाव होता है थोड़ा इसके अंदर, साथ ही में इसके ऊपर शल नहीं आते. क्रीज, रेजिस्ट क्रीजिंग मतलब इसके ऊपर शल नहीं आते हैं. ठीक है. इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और ये क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट का, मतलब हीट को ये ट्रांसफ़र नहीं करता है. सिल्क फाइबर्स देयरफॉर कीप अस वार्म व्हेन इट इज़ कोल्ड. अब जब गर्मी जब ठंड होती है तो हमारी बॉडी हीट बाहर नहीं जाती, तो इससे क्या होता है? हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है. कब? इन विंटर्स, इन कोल्ड. इट रेजिस्ट डस्ट. और साथ ही में इसके ऊपर डस्ट भी नहीं टिकता, मतलब ऐसा नहीं होता कि डस्ट अंदर चला जाता है. डस्ट अगर लगता है तो वो ऊपर से ही आप उसे हाथ से ही निकाल कर झाड़ सकते हैं. नाउ विल सी कि कैसे हमें सिल्क जो है वो एक्चुअल में मिलता है. तो उसके लिए हमें देखना होगा लाइफ साइकिल किसकी? सिल्क मूथ की. ठीक है. सिल्कवर्म स्पिन सिल्क फाइबर्स एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल. ठीक है. सिल्कवर्म जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर ही सिल्क फाइबर को अपने ऊपर लपेटते हैं. स्पन करते हैं मतलब, स्पिन करते हैं मतलब लपेटते हैं. द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मूथ. अब सिल्क मूथ की जो स्टेजेस हैं वो देखते हैं हम क्या क्या हैं. पहली स्टेज है एग स्टेज. मतलब सिल्क कहाँ से मिलता है हमें? सिल्क वॉर्म जो बनता है वो एग से बनता है. The female silk moth lays hundreds of eggs on the leaf of a mulberry plant. ये मलबेरी प्लांट पे रहते हैं. ठीक है. तो ये क्या करती है? फीमेल जो सिल्क होती है, मूथ होती है, वो अपने अंडे देती हैं, ले करती हैं एग को किस पर? मलबेरी प्लांट्स पर. दे हैच इट अबाउट 7 to 14 days. और ये अंडे कितने दिनों में हैच होते हैं, मतलब फूटते कितने दिनों में? 7 to 14 days में ये हैच होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपकी लार्वल स्टेज. अब मतलब एग से क्या बन गया? थोड़ा बड़ा लार्वा आ गया. द एग्स हैच इनटू लार्वा और कैटरपिलर्स दैट आर द सिल्क वॉर्म्स. अब आपको छोटे सिल्क वॉर्म्स यहाँ पर मिल गए या फिर उन्हें कैटरपिलर्स भी बोला जाता है. द कैटरपिलर्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज ओवर 3 to 4 weeks. कैटरपिलर्स किस पर रहते हैं? मलबेरी लीव्स को ईट करते हैं, वो फीड करते हैं, उस पर ही फीड करते हैं और फिर ग्रो हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं अपनी साइज़ में इन 3 to 4 weeks. 3 से 4 हफ्ते उन्हें लगते हैं बड़ा होने में. The caterpillar sheds its skin 4 times during this phase as it grows bigger in साइज. और कैटरपिलर्स क्या करते हैं? अपनी स्किन को शेड करते हैं, मतलब स्किन उनकी निकलती है कितनी बार? 4 बार ड्यूरिंग दिस पीरियड. 4 times दिस शेड देयर स्किन. जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं स्किन उनकी शेड होती जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मोल्टिंग. अगर आपसे पूछा जाए मोल्टिंग क्या होता है? शेडिंग ऑफ द स्किन, स्किन का निकलना टू ग्रो इन बिगर साइज, उसे कहा जाता है मोल्टिंग. ठीक है. नेक्स्ट है आपकी प्यूपल स्टेज. प्यूपल स्टेज मतलब अब थोड़ा बड़ा हो रहा है कैटरपिलर. वंस द कैटरपिलर इज मैच्योर इट स्टॉप्स फीडिंग एंड बिगिंस टू टर्न इनटू अ प्यूपा. अब जैसे ही कैटरपिलर थोड़ा बड़ा हुआ वो क्या करता है? खाना अपना बंद कर देता है, फीडिंग बंद करी और वो अब किस में टर्न होना स्टार्ट हो जाता है? प्यूपा में टर्न होना स्टार्ट हो जाता है. द प्यूपा सेक्रेट्स अ थिन कंटिन्यूस फिलामेंट लाइक सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सलाइवरी ग्लैंड्स. अब प्यूपा क्या करता है? एक पतला सा थिन सा फिलामेंट, बिल्कुल बारीक हेयर की तरह एक स्ट्रक्चर जो है वो अपने सलाइवरी ग्लैंड से निकालना शुरू करता है वो. द सब्सटेंस इज मेड ऑफ अ प्रोटीन दैट हार्डन व्हेन एक्सपोज टू एयर. और ये सब्सटेंस जो है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ. और जैसे ही एयर के सामने, एयर के कांटेक्ट में आता है वो कड़क हो जाता है.
हार्डन्स मतलब कड़क हो जाता है। दिस हार्डेंड सिक्रीशन बिकम्स सिल्क फाइबर, और ये जो हार्डेंड सिक्रीशन है वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ गया है तो वो कड़क हो चुका। द प्यूपा स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8 and spun around itself a case of silk fiber called a cocoon। अब जो प्यूपा है वो अपने हेड को हिलाता है, किस डायरेक्शन में, साइड टू साइड हिलाता है इन द फिगर ऑफ 8, जैसे कि 8 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं, नंबर का जो 8 होता है उस डायरेक्शन में अपने वो हेड को मूव करता है और अपने आसपास अपने ऊपर ही सिल्क के फाइबर को लपेटता रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, ककून कहा जाता है। द कलर ऑफ द ककून डिपेंड्स ऑन वॉट द सिल्क वॉर्म्स ईट, और जो कलर होता है ककून का, मतलब जो फाइबर का कलर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, क्या सिल्क वॉर्म ने ईट किया था, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है इसका कलर, ककून का कलर। अब अगली स्टेज आ जाती है अडल्ट स्टेज, मतलब अब ये बड़े हो गए, ठीक है। द प्यूपा कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द ककून फॉर अबाउट 15 days एंड ग्रोज इनटू अ मूथ। अब प्यूपा जो है डेवलप होता रहता है, ककून बढ़ता रहता है, कब तक, 15 days तक, और अब वो बन जाता है एक मूथ बन जाता है, ठीक है। फाइनली द फुली फॉर्म्ड मूथ प्रीचेस ओपन द ककून एंड इमर्जेस। अब जो बड़ा मूथ है वो छेद करता है, उसके अंदर थोड़े ब्रीचेस ओपन करता है, अपने लिए जगह बनाता है, और ककून जो है वो ओपन द ककून, और ककून को खोलता है, एंड इमर्जेस मतलब वो अब बाहर निकल जाता है। द लाइफ स्पैन ऑफ द अडल्ट इज़ ओनली अबाउट 3 to 10 days, और अडल्ट मूथ की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 3 to 10 days ही होती है। उससे पहले ही क्या कर दिया जाता है, उनकी मीटिंग करवा दी जाती है फीमेल मूथ से, ठीक है। ये आपको लाइफ साइकिल के पिक्चर यहाँ दी हुई है, यू कैन सी। ले करें एग, ठीक है, एग लेइंग हुआ, हैचिंग हुआ, फीडिंग हुआ, कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से ककून का फॉर्मेशन हुआ, ककून में से ब्रीच होकर बाहर निकला मूथ, और अडल्ट मूथ बना। तो ये पूरी लाइफ साइकिल आपको यहाँ पर दिख गई है, ठीक है। ये थी लाइफ साइकिल किसकी, सिल्क मूथ की। नाउ वी हैव सीन व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मूथ, हमें सारी स्टेजेस भी पता चल गई। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता क्या है, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिंपल सी बात है, सिल्क वॉर्म का रेयरिंग करना मतलब वही सिल्क वॉर्म को ग्रो करवाना, उनकी केयर करना, किस लिए, सिल्क के लिए, जिससे हमें क्या मिल जाए, सिल्क मिल जाए। इस प्रोसेस को कहा जाता है सेरीकल्चर, ठीक है। अब इसमें भी बहुत अलग अलग स्टेजेस होती हैं, देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर, स्टेप्स होती हैं बहुत अलग। To obtain silk, silkworms are reared and silk fiber is extracted from their cocoons and processed। अब सिल्क को जब हमें लेना है तो सिल्कवॉर्म क्या करना होगा, पहले तो ग्रो करना होगा, हमें मीटिंग करवानी होगी, सिल्क ग्रो हुआ, उसके बाद सिल्क फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना होगा, कहाँ से, उनके ककून में से। उससे पहले कि वो बड़े होकर बाहर उड़ जाएं, उससे पहले ही हमें उसमें से सिल्क निकालना है। द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। 4 स्टेप्स दी हुई यहाँ पर आपको, ठीक है। उसके अंदर देखेंगे हम कि आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि कैसे सिल्क जो है हमें मिलता है। फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है, द हंड्रेड्स ऑफ एग्स लेड बाय अ फीमेल सिल्क मूथ आर कलेक्टेड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर। जो 100 में से जो हंड्रेड्स एग दिए हैं फीमेल सिल्क मूथ ने, उन्हें एक स्ट्रिप की, क्लॉथ की स्ट्रिप पर या फिर पेपर के ऊपर उन्हें रखा जाता है। They are kept under suitable condition of temperature and humidity to help them hatch। अब उन्हें एक suitable temperature और humidity पर रखा जाता है ताकि वो आसानी से hatch हो जाए मतलब वो फूट जाए। The silkworm that hatches from the eggs are placed in clean bamboo trays that are lined with फ्रेश मलबरी लीव्स। अब हमें पता है कि वो मलबरी लीव्स को ईट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने एक ट्रे बना रखी है जिसके अंदर उन एग्स को रख दिया जाता है। जब वो हैच हो जाते हैं उसके बाद उसके अंदर मलबरी लीव्स हमने बिछा दिए ताकि वो उसे ईजिली फीड कर लें। फिगर में आपको दिया हुआ है, जो फर्स्ट फिगर है आपकी सिल्कवॉर्म ऑन अ बैम्बू ट्रे ग्रीन कलर की, ठीक है। तो ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो क्या है, मलबरी लीव्स है। द सिल्कवॉर्म आर फेड मलबेरी लीव्स फॉर अबाउट 25 to 30 days। अब सिल्कवॉर्म उसे फीड करती हैं, खाती हैं मलबेरी लीव्स को, 25 to 30 days तक वो ईट करती हैं। न्यूज़पेपर्स आर स्प्रेड ओवर द ट्रे टू अब्जॉर्ब एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द लीव्स। और न्यूज़पेपर को अंदर बिछा दिया जाता है ताकि जो एक्सेस मॉइस्चर है वो न्यूज़पेपर उसे अब्जॉर्ब कर ले। द ट्रेज आर क्लीन्ड रेगुलरली एवरी फ्यू डेज। और हर थोड़े दिनों में क्या होता है, ट्रेस को साफ़ करा जाता है ताकि उसमें कोई गंदगी ना रहे।
द सिल्क वॉर्म ग्रो एंड मोल्ड 4 टाइम्स, और उसके बाद क्या होता है, सिल्क वॉर्म ग्रो होती है और अपने वो स्किन को 4 टाइम्स वो श्रेड करती है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी होती है, ठीक है। मॉल्टिंग यहाँ पर होती है 4 बार। When mature, the silkworms stop eating and begin to spin cocoon. अब जब वो बड़े हो गए तो सिल्कवर्म क्या करती है, खाना स्टॉप कर देते हैं अपना, स्टॉप ईटिंग एंड स्पिन द ककून। अब ककून को स्पिन करती है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। दे आर शिफ्टेड टू बैम्बू ट्रीज दैट हैव स्मॉल चैम्बर्स और फ्रेम्स। अब उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाता है, बैम्बू ट्रे में शिफ्ट किया जाता है जिसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं, मतलब उसके अंदर लाइनिंग की गई है, फ्रेम्स बने हुए हैं। ईच सिल्कवॉर्म स्पिन्स इट्स ककून इन अ पार्ट ऑफ द फ्रेम। अब हर सिल्कवॉर्म क्या करता है, ककून को अपनी उस फ्रेम के अंदर ही स्पिन करता है। द स्पिनिंग ऑफ ककून्स टेक्स अबाउट 3 to 7 days। और स्पिनिंग में कितना टाइम लगता है ककून के, 3 to 7 days लगते हैं उस स्पिनिंग में। सिल्क मूथ डेवलप इनसाइड दिस ककून, और इसके अंदर क्या होता है, ककून के अंदर सिल्क मूथ जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ककून तो हमारा तैयार हो चुका है। अब ककून के बाद देखते हैं हमें सिल्क कैसे मिलेगा। सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोसेस्ड फ्रॉम द ककून इन द फॉलोइंग वेज। अब फॉलोइंग वेज में देखें क्या है वो। द सिल्क वॉर्म ककून्स आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर। अब ठीक है, अब सिल्क वॉर्म के जो ककून है उन्हें शॉर्टेड किया जाता है उनके कलर के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से या फिर टेक्सचर के हिसाब से, कैसे वो टच करने पर फील होते हैं। दे यूजुअली रेंज फ्रॉम वाइट एंड येलो टू ग्रेइश इन कलर। अब उनका जो रेंज होता है या तो वाइट कलर के होते हैं या येलोइश टू ग्रे कलर के वो आपको दिख जाते हैं। तो जब जो डार्क कलर के उन्हें अलग कर दिया जाता है और जो वाइट कलर के उन्हें अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अब द ककून आर आइदर एक्सपोज टू स्टीम, हीटेड इन एन ओवन और केयरफुली बॉइल्ड इन वाटर। अब ककून से हमें सिल्क निकालना है तो उसके लिए या तो उन्हें बहुत गर्म स्टीम दी जाती, गर्म एयर स्टीम दी जाती, या फिर उन्हें ओवन के अंदर हीट किया जाता है, या फिर बॉइलिंग वाटर के अंदर उन्हें डाला जाता है बहुत ध्यान से और फिर निकाला जाता है। दिस प्रोसेस किल्स द प्यूपा बिफोर दे कैन इमर्ज फ्रॉम द ककून बाय कटिंग थ्रू द फाइबर्स। अब इस प्रोसेस में जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, जो अंदर का प्यूपा है वो डेड हो जाता है, वो किल हो जाता है, जिससे कि वो बाहर निकलता नहीं है और हमें एक सिर्फ क्या मिल जाता है, ककून के स्ट्रैंड्स मिल जाते हैं। और हमें ये जल्दी करना पड़ता है, क्यों, ताकि वो बाहर प्यूपा निकल कर उड़ ना जाए, वरना वो हमें फिर फाइबर्स नहीं मिलेंगे। सेरिसिन इज़ द नेचुरल गम दैट होल्ड्स द सिल्क फाइबर्स टुगेदर। सेरिसिन क्या है, एक नेचुरल गम है जो क्या करता है, होल्ड करके रखता है उस फाइबर्स को एक साथ, वरना तो फिसल जाए, गिर जाए वो नीचे, पर सेरिसिन की वजह से वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। बॉइलिंग द ककून्स सेपरेट्स द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम ईच अदर। और जब हम उन्हें बॉईल करते हैं तो क्या होता है, वो सेरिसिन जो है वो थोड़ा अलग होने लग जाता है, जिससे सिल्क फाइबर्स अलग हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीगमिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीगमिंग कहा जाता है। मतलब गम को उसमें से निकाल रहे हैं, गम को अलग कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीगमिंग। The cocoons are taken out of the water and silk fiber are extracted by a process called reeling। अब ककून को बाहर निकाला जाता है और फिर सिल्क फाइबर को अलग किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीलिंग। रीलिंग इन्वॉल्व्स carefully unwinding the continuous strand of silk that makes the cocoon as a single unbroken थ्रेड। अब रीलिंग को बहुत ध्यान से निकाला जाता है और उन्हें धीरे धीरे अलग किया जाता है ताकि कोई भी सिल्क का स्ट्रैंड जो है वो टूटे ना। एक एक स्ट्रैंड, एक एक थ्रेड इजीली बहुत ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से निकाला जाता है। रीलिंग इज़ यूजुअली डन इन स्पेशल मशीन्स, और रीलिंग जो है वो एक स्पेशल मशीन में की जाती है। पिक्चर आपको रीलिंग सिल्क में 3.22 जो फिगर दिया है उसमें आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ी आसानी से, बहुत ध्यान से और आसानी से वो रीलिंग हो जाती है। As the silk strand is too fine to use, 3 to 10 strands from different cocoon are reeled together to produce a silk thread of suitable thickness। अब जैसे कि हमें पता है सिल्क के स्ट्रैंड होते हैं बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, इसलिए 10-12 सिल्क ककून जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, उन्हें एक साथ लगाते हैं और फिर उसमें से सिल्क का स्ट्रैंड जो है, थ्रेड, वो निकाला जाता है। दिस सिल्क इज़ कॉल्ड द रील्ड सिल्क, और इस सिल्क को क्या कहा जाता है, रील्ड सिल्क, ठीक है। The silk is dyed in different color. It is then spun into yarn which can be woven into silk fabric। अब इसको अलग अलग कलर दिया जाता है, कलर कर देते हैं और फिर से इन्हें फिर से स्पन किया जाता है ताकि हमें एक स्पेसिफिक कलर का सिल्क फाइबर मिल जाए।
सिल्क yarn from which sericin has not been removed by boiling is called raw silk. अब ऐसा तो है नहीं कि हर ककून से हमें सिल्क मिल जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से सेरिसिन निकल नहीं पाता है, वो चिपका हुआ ही रहता है, फाइबर्स निकल नहीं पाते, तो उन्हें क्या कहा जाता है, रॉ सिल्क. रॉ सिल्क इज लस्ट्रस बट हैज़ अ कॉरस टेक्सचर. रॉ सिल्क में शाइन तो होती है बट वो थोड़ा क्या होता है, कोरस, मतलब थोड़ा टेक्सचर होता है उसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा नहीं होता है, थोड़ा वो कोरस होता है. ओके, तो ये था आपकी पूरी प्रोसेस सिल्क को एक्सट्रैक्ट करने की. कहाँ से, ककून से. ये कब किया जाता है, सबसे पहले इसमें यही है कि इसको जल्दी करना पड़ता है ताकि प्यूपा जो है वो बाहर निकल कर उड़ ना जाए, उससे पहले ही हमें सिल्क को एक्सट्रैक्ट करना रहता है. अब आ जाते हैं हमारे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स ऑफ द सिल्क इंडस्ट्री. सिल्क इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं वो देखें. वेरियस ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स आर एसोसिएटेड विद द सिल्क इंडस्ट्री. सिल्क इंडस्ट्री से अलग अलग हज़ार्ड्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो देखें क्या होता है. हैंडलिंग ककून इन बॉइलिंग वाटर बाय हैंड विदाउट वियरिंग ग्लव्स can cause skin to peel off or form blisters which can lead to skin infection. अब जब ककून को बॉईल किया जाता है तो पानी बहुत गर्म होता है, और अगर बिना ग्लव्स के अगर आप उन हाथों का यूज़ कर रहे हैं उसे सिल्क को निकालने में, तो आपके छाले हो सकते हैं या फिर आपकी स्किन जो है वो निकलना स्टार्ट हो सकती है. इससे क्या होगा, स्किन इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है. ठीक है, तो एक तो हज़ार्ड ही हो गया, जिससे ग्लव्स अगर आप नहीं पहनते हैं, जब पील ऑफ स्किन जो है वो या तो निकलने लगती है या फिर छाले हो जाते हैं. ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले. The vapors from boiling cocoon and fumes of diesel and the strong chemicals used for dyeing silk fibers can cause irritation in eyes, skin infection and respiratory problem. अब जो वेपर्स निकल रहे हैं, गरम गरम भापें निकल रही हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में हो सकती है, स्किन के ऊपर हो सकती है, या डीज़ल या दूसरे केमिकल्स जो डाले जा रहे हैं मशीन्स के अंदर, उनकी फ्यूल्स की वजह से, उनके फ्यूम्स की वजह से, उनकी गैस की वजह से, या जो वो लिबरेट कर रहे हैं उसकी वजह से भी आइज़ में इरिटेशन हो सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है, या फिर हमें रेस्पिरेटरी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो ये थे आपके ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड किसके, सिल्क इंडस्ट्रीज़ के. अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ सिल्क. कितने अलग अलग तरह के सिल्क होते हैं और किस बेसिस पर होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है. किस बेसिस के ऊपर सिल्क को जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है कि वो क्यों अलग है. वो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मूथ्स यूज्ड इन सेरिकल्चर. अलग अलग तरह के सिल्क मूथ्स यूज़ होते हैं किसमें, सेरिकल्चर में. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिल्क फाइबर प्रोड्यूस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सिल्क मूथ. और जो प्रॉपर्टी है सिल्क फाइबर की वो किस पर डिपेंड करती है, सिल्क मूथ पर डिपेंड करती है. इस वजह से उनकी वेराइटीज़ जो है वो अलग होती है. अब पहला टाइप है आपका मलबेरी सिल्क. मलबेरी सिल्क क्या है देखते हैं. द मूथ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सेरिकल्चर इज़ द मलबेरी सिल्क मूथ, मतलब बॉम्बैक्सी मोरी. मलबेरी सिल्क मूथ का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, बॉम्बैक्सी मोरी. ये सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है सेरिकल्चर में. Its larvae feed only on mulberry leaves and hence the silk they produce is named mulberry silk. अब ये जो लार्वा, जिस चीज़ मतलब सिल्क किस बेसिस पर डिफ़ाइन हुए हैं, क्या वो ईट करते हैं, कौन सी टाइप की वो लीव्स को ईट करते हैं, उसके बेसिस पर क्या बना है, मलबेरी सिल्क बना है. ठीक है, जो जिस टाइप के वो ईट कर रहे हैं लीव्स, उसके नाम पर ही वो बन जाता है. ठीक है, अब देखते हैं हम ये क्या है. दिस सिल्क इज़ सॉफ्ट, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग. ये सिल्क क्या है, बहुत सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, मतलब इसके अंदर शाइन होती है, लस्टर होता है, साथ ही में ये स्ट्रॉन्ग भी होता है. ठीक है, मलबेरी लीव्स ये ईट करते हैं, इसलिए इस सिल्क का नाम क्या गया है, मलबेरी सिल्क. नेक्स्ट है आपका टसार सिल्क. टसार सिल्क देखते हैं. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म एंथेरिया माइलिटा. ये कौन सा सिल्क वॉर्म है, एंथेरिया माइलिटा है. दिस सिल्क वॉर्म मेनली ग्रो ऑन अर्जुना एंड असान ट्री. अब ये सिल्क वॉर्म कहाँ ग्रो होता है, अर्जुना और असान ट्री पर ग्रो होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टसार सिल्क. ठीक है, टसार सिल्क इज़ जनरली लाइट ब्राउन विथ अ रफ टेक्सचर. ठीक है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, उसका टेक्सचर होता है थोड़ा रफ होता है, मतलब टच करने पर अच्छा फील, मतलब इतना अच्छा फील नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट सा नहीं होता, थोड़ा खुरदुरा होता है. इट इज़ यूजुअली नॉट एज शाइनी एज मलबेरी सिल्क. और ये बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं होता, जितना मलबेरी सिल्क शाइनी होता है उतना टसार सिल्क नहीं होता है. इट इज़ यूज टू मेक फर्निशिंग्स. और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, फर्निशिंग्स मटेरियल्स जो होते हैं वहाँ पर ही इसे यूज़ किया जाता है, क्लोथिंग में कम यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आता है आपका कोसा सिल्क. ठीक है, कोसा सिल्क देखें हम क्या होता है. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म दैट फीड ऑन साल, सज्जा और अर्जुना ट्री.
अब ये अगर कोई सिल्कवर्म अगर साल ट्री की लीफ को ईट कर रहा है या सजा या अर्जुना ट्री की लीफ को ईट कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, कोसा सिल्क. दिस सिल्क इज सॉफ्ट एंड शाइनी मेकिंग इट अ पॉपुलर चॉइस फॉर यूज इन क्लोथिंग स्पेशली ट्रेडिशनल इंडियन साड़ीज़. मतलब जो इंडियन ट्रेडिशनल सिल्क साड़ीज़ होती हैं वो किससे बनी होती है, कोसा सिल्क से बनी होती है. क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है. जब शाइनी होता है तो वो दिखने में अच्छा होता है, मतलब, और सॉफ्ट भी है वो, तो इसीलिए ये ट्रेडिशनल साड़ीज़ में मोस्टली कोसा सिल्क ही यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है आपका मोगा और मूगा सिल्क. ठीक है, मोगा सिल्क देखते हैं हम क्या होता है. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंथेरिया एसामेनिसिस. एंथेरिया एसामेनिसिस नाम का ये सिल्क वॉर्म होता है. दिस सिल्क वॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ द शाउल एंड सोम प्लांट. शाउल और सोम प्लांट की लीव्स को जो ईट करते हैं वो कौन सा सिल्क होता है, मोगा सिल्क होता है. द सिल्क प्रोड्यूस्ड इज गोल्डन येलो इन कलर. और जो सिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो किस कलर में हुआ है, गोल्डन येलो कलर में वो प्रोड्यूस हुआ है. कौन सा सिल्क है ये, मोगा सिल्क. लास्ट सिल्क है आपका एरी सिल्क. एरी सिल्क देख के हम क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म प्लीसो पेलोसामिया रिसिनी. पेलोसामिया रिसिनी ये सिल्क वॉर्म का नाम है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कैस्टर सिल्क वॉर्म एज इट फीड ऑन द कैस्टर प्लांट. इस सिल्क वॉर्म का एक और नाम क्या है, कैस्टर सिल्क वॉर्म नाम है. क्यों सिल्क वॉर्म का नाम कैस्टर सिल्क वॉर्म है, क्योंकि वो कैस्टर प्लांट को की लीव्स को ईट करता है. द सिल्क प्रोड्यूस इज़ वाइट और ब्रिक रेड इन कलर. अब जो सिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का होता है या फिर ब्रिक रेड, ईट का जो कलर होता है उस कलर में ये आपको सिल्क मिलता है. चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड वाइल इंडिया रैंक्स सेकेंड. चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है और इंडिया कहाँ आता है, सेकेंड पोजीशन. मतलब सबसे ज़्यादा सिल्क आपको कहाँ मिलेगा, चाइना में, और सेकेंडली कहाँ मिलेगा आपको, इंडिया में. ठीक है, तो नाउ दिस इज़ द चैप्टर, योर चैप्टर इज़ finished. Thank you.